हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए नेक्स्ट है सेक्शन 34 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 डील्स विद। जो सेक्शन 34 किससे डील करता है? ग्रिड स्टैंडर्ड से, ग्रिड मानक जो दे रखे उससे वो डील करता है। इस सेक्शन में क्या बोला है कि ये जो दिस सेक्शन मैंडेट्स दैट एवरी ट्रांसमिशन लाइसेंसी, जितने भी ट्रांसमिशन लाइसेंसी मस्ट कंप्लाई विद द टेक्निकल स्टैंडर्ड, जो टेक्निकल स्टैंडर्ड दिए उसको कंप्लाई करना होगा फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस। तो सेक्शन 34 में बोला कि जो ग्रिड स्टैंडर्ड्स दिए गए उसको फॉलो करना है हर ट्रांसमिशन लाइसेंसी के, ताकि मतलब जो ऑपरेशन मेंटेन ट्रांसमिशन लाइन का जो ऑपरेशन है मेंटेनेंस है वो अच्छे से किया जा सके, है ना। अंडर सेक्शन 35 इंटरवेनिंग ट्रांसमिशन फैसिलिटी रिफर टू, तो जो मध्यस्थ ट्रांसमिशन सुविधा किससे संबंधित होती है? तो ये जो होती है शेयरिंग सरप्लस कैपेसिटी बिटवीन लाइसेंसी, तो लाइसेंसधारियों के बीच अतिरिक्त क्षमता साझा करना जो है ये इंटरवेनिंग मध्यस्थ ट्रांसमिशन कहलाता है। तो इंटरवेनिंग ट्रांसमिशन फैसिलिटी क्या है? मध्यस्थ ट्रांसमिशन सुविधाओं का अर्थ है कि लाइसेंसधारी अपने विद्युत लाइनों का उपयोग दूसरे लाइसेंसधारी के लिए कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे शेयरिंग है एक तरीके से, मतलब एक के पास है वो लाइसेंस के पास उसकी लाइन जो है वो दूसरे से शेयर कर सकता है। इसका एप्रोप्रिएट कमीशन रिजॉल्व डिस्प्यूट रिगार्डिंग सरप्लस कैपेसिटी, उचित आयोग अतिरिक्त क्षमता से जुड़े विवादों का समाधान करता है। तो ये सेक्शन 35 में ये मेंशन किया है, तो ये याद रखिएगा। सेक्शन 34 ग्रिड लाइन से रिलेटेड है, ग्रिड स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है सभी ट्रांसमिशन लाइसेंसी को। और सेक्शन 35 मेंशन करता है इंटरवेनिंग ट्रांसमिशन की एक लाइसेंसधारी अपने विद्युत लाइनों को, अपनी जो उसकी लाइन है इलेक्ट्रिसिटी लाइन को, वो दूसरे किसी और से भी शेयर कर सकता है। और इससे रिलेटेड कुछ भी डिस्प्यूट्स होते हैं तो वो एप्रोप्रिएट कमीशन इसी सेक्शन में रिजॉल्व करेगी। सेक्शन 36 स्पेसिफाई द चार्जेस फॉर इंटरवीनिंग ट्रांसमिशन फैसिलिटीज शुड बी, जो मध्यस्थ ट्रांसमिशन सुविधाएं हैं उसके लिए शुल्क किस प्रकार का होना चाहिए? जो चार्जेस लिए जा रहे हैं वो शेयरिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे किस तरीके का वो पैसे ले सकते हैं? तो ये फेयर और रिजनेबल होना चाहिए। तो सेक्शन 36 बोलता है कि जो चार्जेस ऑफ इंटरवेनिंग ट्रांसमिशन फैसिलिटी मस्ट बी फेयर, रिजनेबल एंड म्यूचुअली एग्रीड होना चाहिए। और इफ एन एग्रीमेंट कैन नॉट बी रीच, अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं बनाया गया उनके फीस को लेकर, तो अप्रोप्रिएट कमीशन में डिटरमाइन चार्जेस। ये सेक्शन 36 में ही दिया गया था। अब है हु कैन इशू डायरेक्शन टू लोड डिस्पैच सेंटर अंडर सेक्शन 37। तो जो लोड डिस्पैच केंद्र है उसको डायरेक्शन कौन देता है? तो ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट देती है सेक्शन 37 के तहत। तो द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन डायरेक्ट लोड डिस्पैच सेंटर टू इंश्योर स्मूथ ट्रांसमिशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, उपयुक्त सरकार है, वो क्यों डायरेक्शन दे रही है? ताकि जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो सुचारू रूप से हो सके, है ना। जो सप्लाई हो रही है, जो आपूर्ति है, सुनिश्चित करने के लिए वो सप्लाई को प्रॉपर तरीके से दिया जाए, स्मूथ ट्रांसमिशन हो सके, इसके लिए डायरेक्शन दिया जाता है। और ये निर्देश ग्रिड प्रणाली में स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। जो ये ग्रिड सिस्टम है उसको प्रॉपरली मेंटेनिंग करना है स्टेबिलिटी के साथ, तो देना जरूर है। सेक्शन 37 में लोड डिस्पैच सेंटर को डायरेक्शन दी जा रही है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के माध्यम से। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 38 हु इज नोटिफाइड एज द सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी। अब जो सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी जो दी जाती है वो कौन नोटिफाइड करता है? तो ये गवर्नमेंट कंपनी करती है, एनी गवर्नमेंट कंपनी। इसको देख लेते हैं। सेक्शन 38 मेंशन करता है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई द गवर्नमेंट कंपनी एज द सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी विच कैन नॉट इंगेज इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और ट्रेडिंग। तो केंद्र सरकार किसी भी सरकारी कंपनी को केंद्रीय ट्रांसमिशन उपयोगिता के रूप में अधिसूचित कर सकती है जो बिजली उत्पादन या व्यापार में शामिल नहीं हो सकती। मतलब वो ट्रेडिंग नहीं कर रही, ना ही उत्पादन कर रही, लेकिन उसको यहाँ पे एक सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी के रूप में घोषित कर दिया, नोटिफाई कर दिया कि ये कंपनी इसका काम संभालेगी, है ना। यह स्वतंत्र और तटस्थ ट्रांसमिशन संचालन सुनिश्चित करता है। इट इंश्योर इंडिपेंडेंट एंड नेचुरल ट्रांसमिशन ऑपरेशन। तो ये सारा काम एक गवर्नमेंट कंपनी के थ्रू होगा सेक्शन 38 के तहत। अंडर सेक्शन 40 व्हाट इज अ ड्यूटी ऑफ ट्रांसमिशन लाइसेंसी।
जो ट्रांसमिशन लाइसेंसी है, जिसको ट्रांसमिशन के लिए लाइसेंस प्रोवाइड किया गया है, वो पर्सन, वो जो लाइसेंसी, उसकी क्या ड्यूटी है, सेक्शन 40 में बताया गया। तो टू प्रोवाइड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ओपन एक्सेस, तो भेदभाव रहित ओपन एक्सेस प्रदान करना होता है सेक्शन 40 में, मतलब उस लाइसेंसी की ड्यूटीज दी गई है। तो ट्रांसमिशन लाइसेंसी मस्ट प्रोवाइड ओपन एक्सेस टू देयर सिस्टम फॉर licensees, grant generating companies और consumer as specified by the state commission। जो ट्रांसमिशन लाइसेंस धारी है, वो लाइसेंस धारियों, उत्पादन कंपनियों और उपभोक्ताओं के लिए ओपन एक्सेस प्रदान करता है, ठीक है। और दिस प्रमोट्स कंपटीशन एंड इफिशिएंसी इन द इलेक्ट्रिसिटी मार्केट, जो कि क्या करता है, बिजली बाजार में प्रतिस्पर्धा और दक्षता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 34 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एवरी ट्रांसमिशन लाइसेंसी मस्ट कंप्लाई विथ। तो सेक्शन 34 में बोला गया था कि ग्रिड लाइन के साथ जो स्टैंडर्ड है, ग्रिड स्टैंडर्ड है, उसको फॉलो करना है। तो सेक्शन 34 बोलता है टेक्निकल स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू ग्रिड स्टैंडर्ड, मतलब जो टेक्निकल स्टैंडर्ड है, जो दिए किसके अकॉर्डिंग है, ग्रिड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करना होगा। तो ये जो सेक्शन है, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी को ग्रिड मानकों के तहत संचालन और रखरखाव से संबंधित तकनीकी मानकों का पालन करना आवश्यक है, ताकि ग्रिड की स्थिरता सुनिश्चित हो सके और ट्रांसमिशन लाइनों का सही संचालन हो सके और ट्रांसमिशन लाइनों का उचित रखरखाव भी हो। व्हाट डज सेक्शन 36 ऑफ द एक्ट स्पेसिफाई अबाउट चार्जेस फॉर इंटरवेनिंग ट्रांसमिशन फैसिलिटी? तो इसमें बोला था फेयर, रीजनेबल होना चाहिए और म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत डिसाइड होना चाहिए, ठीक है। तो राइट ऑप्शन है द चार्ज विल बी डिटरमाइंड बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट, और अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिटरमाइंड नहीं होता है तो फिर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है, कमीशन जो है, वो डिसाइड करेगी सेक्शन 36 में। धारा 36 में कहा गया है कि हस्तक्षेप ट्रांसमिशन सुविधाओं के लिए शुल्क और शर्तें संबंधित लाइसेंसधारियों के बीच आपसी सहमति से तय होगी। यदि सहमति नहीं होती तो उचित आयोग इन शर्तों को तय कर सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में इशू डायरेक्शन टू, तो डायरेक्शन किसको दी, सेक्शन 37 में डायरेक्शन किसको दी जा रही थी, स्टेट और रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर को दी जा रही थी, मतलब या तो स्टेट को दी जा रही थी या रीजनल को दी जा रही थी। सरकार लोड डिस्पैच केंद्र को बिजली के सुचारू और स्थिर ट्रांसमिशन और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश दे सकती है। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी रेस्ट्रिक्शन ऑन सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी अंडर सेक्शन 38? तो क्या रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर दिया गया है कि वो, मतलब जो गवर्नमेंट कंपनी को, यहाँ पे देखो सेक्शन 38 में बोला था कि सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी किसको असाइन किया जाएगा, एक गवर्नमेंट कंपनी को किया जाएगा, ठीक है। अब वो गवर्नमेंट कंपनी पर, उस पर क्या प्राइमरी रिस्ट्रिक्शन है, तो वो क्या है कि वो क्या बोलते हैं, नॉट टू इंगेज इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और ट्रेडिंग, ये दो चीज में वो इंगेज नहीं होगी, ठीक है। तो धारा 38 में कहा गया कि केंद्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी बिजली उत्पादन, ये इसका प्रोडक्शन, जनरेशन और व्यापार के व्यवसाय में शामिल नहीं होगी। तो ये रेस्ट्रिक्शन प्राइमरी रेस्ट्रिक्शन है इसका। सीटीयू का कार्य मुख्यतः योजना, समन्वय और इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सुनिश्चित करना है, मतलब जो ये सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी है, इसका मेन काम क्या है कि वो प्लानिंग करे, योजना बनाए, पॉलिसीज बनाए, उनमें कोऑर्डिनेशन बिठाए और इंटर स्टेट ट्रांसमिशन को इंश्योर करें। सेक्शन 39 ऑफ द एक्ट इज एप्लीकेबल टू, तो ये स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी को एप्लीकेबल होता है सेक्शन 39। स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी का कार्यक्षेत्र राज्य के भीतर बिजली के ट्रांसमिशन सिस्टम का संचालन और समन्वय करना है। सेक्शन 40 जो है जो ड्यूटीज बताती है किसकी, लाइसेंसधारियों की, तो ट्रांसमिशन लाइसेंसी की ड्यूटीज बताती है सेक्शन 40। सेक्शन 40 के अनुसार ट्रांसमिशन लाइसेंसी का मेन जो ड्यूटी है वो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, मतलब इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, और इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम की कुशलता और समन्वय के साथ संचालित करना है, मतलब उसको चलाना है, ऑपरेट करना है, ठीक है, और कोऑर्डिनेट करना है। सेक्शन 41 अलाउस अ ट्रांसमिशन लाइसेंसी टू एंगेज इन अदर बिजनेस प्रोवाइडेड, मतलब जो ट्रांसमिशन लाइसेंसी, उनको दूसरे बिजनेस में भी वो अन्य व्यवसाय में शामिल हो सकता है, लेकिन कब, जो कंडीशन है वो फुलफिल करने की, कि ही यूजेज अ पोर्शन ऑफ हिज रेवेन्यू टू रिड्यूस ट्रांसमिशन चार्जेस, अगर वो अपने राजस्व का एक हिस्सा ट्रांसमिशन शुल्क को कम करने में उपयोग करे तो वो दूसरे बिजनेस में भी
शामिल हो सकता है। धारा 41 के अनुसार ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी अपनी परिसंपत्तियों के इष्टतम उपयोग के लिए अन्य व्यवसायों में शामिल हो सकता है। मतलब जो उसकी एसेट्स वगैरह है उसका जो वो अच्छे से उसको उपयोग करना चाह रहा है तो दूसरे बिजनेस में उसका उपयोग कर सकता है, लेकिन उसके राजस्व का उसका जो रेवेन्यू आ रहा है उसका एक हिस्सा ट्रांसमिशन शुल्क कम करने के लिए, जो ट्रांसमिशन चार्जेस लगते हैं उसको कम करने में उपयोग करना होगा, तब जाके वो अदर बिजनेस में लग सकता है। Next, which authority specify the grid standard under section 34 of the Electricity Act? तो जो ग्रिड स्टैंडर्ड बताया टेक्निकल स्टैंडर्ड के साथ जो फॉलो करना है, तो ये कौन अथॉरिटी स्पेसिफाई करती है? तो ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी स्पेसिफाई करती है अंडर सेक्शन 34। तो every transmission licensee must comply with the grid standard specified by the central electricity authority to maintain the operation and maintenance of transmission line. The CEA ensures reliable and efficient electricity transmission. ठीक है। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 35 हु रिजॉल्व डिस्प्यूट अबाउट सरप्लस कैपेसिटी ऑफ इंटरवेनिंग ट्रांसमिशन फैसिलिटीज। तो यहाँ पे हमने देखा था एप्रोप्रिएट कमीशन है जो इंटरवेनिंग ट्रांसमिशन फैसिलिटी है। मतलब इंटरवेनिंग ट्रांसमिशन फैसिलिटी क्या थी कि एक जो लाइसेंसी धारी था ट्रांसमिशन लाइसेंसी, वो अपनी विद्युत लाइन का उपयोग दूसरे जो लाइसेंस धारी है उसको करने दे रहा है। इसके लिए वो कुछ चार्जेस लेते हैं। वो चार्जेस कैसे होते हैं? फेयर, रिजनेबल होना चाहिए और म्यूचुअल कंसेंट के साथ होना है। अगर म्यूचुअल कंसेंट के साथ नहीं होता है तो फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करती है ना। तो यहाँ पे अगर कोई डिस्प्यूट्स अराइज हो रहा है सरप्लस कैपेसिटी का, तो उससे रिलेटेड डिस्प्यूट कौन करेगा? एप्रोप्रिएट कमीशन इसको रिजॉल्व करेगी। If disputes arise regarding the surplus capacity of intervening transmission facility, the appropriate commission adjudicate and resolve them. They ensure equitable use of available capacity. Next है what does intervening transmission facilities mean under section 35 और 36? तो यहाँ हम देख चुके थे कि ट्रांसमिशन लाइन शेयर्ड विद द सरप्लस कैपेसिटी। तो एक ट्रांसमिशन लाइन को दूसरा अपने उसके पास सरप्लस है तो वो शेयर कर रहा है एक दूसरे के साथ। तो सेक्शन 36 इस बारे में बताता है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस टू ट्रांसमिशन सिस्टम अंडर सेक्शन 38? धारा 38 के तहत ट्रांसमिशन प्रणाली तक गैर भेदभावपूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व किसका है? तो यह सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी का होता है। जो सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी है वो इंश्योर करती है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ओपन एक्सेस टू द इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर लाइसेंसी जनरेटर और कंज्यूमर्स। नेक्स्ट अंडर सेक्शन 39 व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी इन प्लानिंग? तो उसका क्या रोल होता है? तो प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम सेक्शन 39 में ये मेंशन किया है। तो द स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी इज रिस्पॉन्सिबल for planning and coordination within the state, ensuring efficient and economic transmission. ठीक है, तो राज्य के भीतर योजना समन्वय के लिए जिम्मेदार होती है एसटीयू, और ताकि प्रभावी और आर्थिक ट्रांसमिशन सुनिश्चित हो सके। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।